थर्मोकेमिकल इक्वेशन के संबंध में तीन बातें हमको ध्यान में रखनी है। पहली बात ये कि जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं उसमें जो कॉफिशिएंट होते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट के हों चाहे वो प्रोडक्ट के हों, वो कॉफिशिएंट जो है नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। जो फॉर्मूला लिखते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, उसके पहले 1 2 3 जो भी कॉफिशिएंट हम लिखे वो क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो डेल्टा एच वैल्यू है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो नंबर ऑफ मोल्स से अफेक्ट होता है। मतलब कि हम कितना, मतलब डेल्टा एच जो वैल्यू है वो डायरेक्टली रिफर करता है नंबर ऑफ मोल्स को, क्योंकि नंबर ऑफ मोल चेंज करेंगे तो डेल्टा एच वैल्यू जो है वो चेंज कर जाएगा। तो इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन refers to the number of mole of substances specified by equation। इसको आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में। और तीसरी बात ये है, किसी भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन को अगर आप रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज जो है उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से तीनों चीजों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमको जो है Fe2O3 सॉलिड स्टेट में है प्लस 3H2 गैसियस स्टेट, ये बना रहा है 2Fe सॉलिड प्लस 3H2O लिक्विड। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में देखिए जो कॉफिशिएंट है, Fe2O3 का कॉफिशिएंट 1 है, H2 का कॉफिशिएंट 3 है, Fe का कॉफिशिएंट 2 है, H2O का कॉफिशिएंट 3, ये सभी कॉफिशिएंट जो है नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे आपसे पूछा जाए H2 कितना है तो 3 मोल्स H2 है। आपसे पूछा जाए Fe सॉलिड कितना है, 2 मोल्स Fe सॉलिड। ठीक है। अब अगला बात, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन अगर हमको निकालना होगा, हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐड कर देंगे, उसमें से हम रिएक्टेंट्स के टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात होती है, तो जो एलिमेंट्स हैं, प्योर एलिमेंट्स, उनके लिए ये जीरो मान लिया गया है। तो इसीलिए देखिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन जीरो हो जाएगा, उसी तरह से स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाटर के लिए जो वैल्यू है वो है -285.83 किलो जूल पर मोल। Fe2O3 सॉलिड के लिए जो वैल्यू है वो कितना है, वो है -824.2 किलो जूल पर मोल। अब क्या करना है, हम जो है यहाँ पर देखिए देन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए 3 इंटू 285.83 किलो जूल पर मोल, यानी वाटर वाला जो वैल्यू है, वाटर का जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया। क्यों 3 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कोफिशिएंट देखिए 3 है। दूसरा -824.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, ये देखिए -824.2 किलो जूल पर मोल जो Fe2O3 है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। तो ये जो इन दोनों को माइनस किया ना, तो ये हमारा जो इंथैल्पी चेंज आ गया, ये हमारा आ गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हमने किया क्या, जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है प्रोडक्ट्स का, उसमें माइनस कर दिया रिएक्टेंट्स के स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। तो हमारा क्या आ गया, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डेल्टा FH01 लिखा हुआ है, क्योंकि ये कंपेयर करेगा। ठीक है, आगे देखिए कोफिशिएंट को हमने चेंज कर दिया, पूरे ही इक्वेशन को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो 1/2 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, हमारा कोफिशिएंट इस तरह से चेंज हो जाएगा। जो पहले 1 था Fe2O3 के लिए वो क्या हो गया, 1/2 हो गया। जो 3 था H2 के लिए वो क्या हो गया, 3/2 हो गया।
जो Fe के लिए 2 था वो Fe के लिए 1 हो गया, और जो H2O के लिए 3 कॉफिशिएंट था वो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो कॉफिशिएंट चेंज करने से जो हमारा स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए उसी चीज को लिखा हुआ है, बस क्या था पहले जहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था वहां 3/2 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो नेट स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज आ गया वो पहले के मुकाबले आधा आ गया, ठीक है ना। पहले -33.3 किलो जूल पर मोल था, अब हो गया -16.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो ये इसको नंबर 2 बता दिया। तो आप देख लीजिए डेल्टा FH02 इज हाफ ऑफ डेल्टा FH01, ठीक है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सेकेंड केस में वो पहले वाले केस का हाफ वैल्यू आ गया, क्योंकि हमने कॉफिशिएंट्स को 1/2 कर दिया था, ठीक है ना। पहले के कंपैरिजन में उसका हाफ कॉफिशिएंट लिया था। इसका मतलब कि जो डेल्टा H वैल्यू होता है वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा अगली बात जो बतानी थी कि अगर आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन को रिवर्स करते हैं, यानी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दें, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दें, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो साइन है वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे एग्जांपल दिया है अमोनिया का फॉर्मेशन में जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज होता है वो -91.8 किलो जूल पर मोल होगा, लेकिन उसी अमोनिया का डिकम्पोजिशन की बात की जाए तो यही स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज जो है वो +91.8 किलो जूल पर मोल, यानी दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, केवल जो साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों बातों को जरूर ध्यान देना है कभी भी हम डेल्टा H कैलकुलेट करें तो।